2024 में लोकसभा इलेक्शन और कई रियासतों में असेंबली इलेक्शन की तैयारियों को लेकर के तमाम पार्टियों में हलचल तेज हो गई है। बीजेपी भी मिशन 2024 की तैयारी में जुट गई है और इसी सिलसिले में दिल्ली में बीजेपी की एक अहम मीटिंग तलब की, जिसकी सदारत पार्टी सदर जेपी नड्डा ने की। मीटिंग में भाजपा के कई सीनियर लीडर शामिल रहे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के लीडरान भी इस मीटिंग का हिस्सा रहे। बताया गया कि इस इजलास में जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल, पंचायत, लोकसभा और दीगर इंतखाबात के सिलसिले में बातचीत हुई और इसीलिए जम्मू कश्मीर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, अशोक कौल, जुगल किशोर, अल्लाह के एमपी जमयांग सिंह नामग्याल को मदऊ किया गया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंतखाबात के इनेकाद में ताखीर को लेकर अपोजिशन जमातें मुसलसल बीजेपी पर निशाना साधे हुए हैं। काबिल जिक्र है कि गुज़िश्ता रोज गुवाहाटी में मशरक़ी खित्ते की रियासतों का इजलास हुआ था और अब आगे 9 जुलाई को हैदराबाद में जनूबी खित्ते की रियासतों का इजलास होगा। मजमूई तौर पर बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात में जीत को यकीनी बनाने के लिए मैदान में काम करना शुरू कर दिया है। तो बीजेपी आने वाले चुनाव को लेकर के अब अपनी तैयारियां जोरों शोरों से आगे बढ़ा रही है और उसका साफ असर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से चाहे वज़ीर-ए-आज़म के दौरे हो रियासतों में या फिर होम मिनिस्टर अमित शाह के दौरे हो, चाहे जम्मू कश्मीर की हम बात करें या फिर दीगर रियासतों की हम बात करें, बीजेपी आने वाले लोकसभा इलेक्शंस और दीगर रियासतों के इलेक्शंस के हवाले से अपनी तैयारियों को लेकर के जुटे हुए हैं। कारकुनान से बातचीत जिस तरह से हो रही है, मीटिंगें जिस तरह से हो रही है ग्राउंड वर्कर से जुड़ने की, और ये तलकीन जो अपने ग्राउंड वर्कर से बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है कि लोगों तक जुड़ना है। तो बेसिक एक मोटिव जो देखने को मिला पिछले कुछ दिनों से बीजेपी का, वो ये कि बूथ लेवल सियासत को मजबूत करना है, बीजेपी को बूथ लेवल पर मजबूत करना है। और जो नारा भी बीजेपी का सुनने में आता है बूथ लेवल को लेकर के, ऐसे में मीटिंग का सिलसिला भी जो है चल रहा है। और इसी हवाले से एक मीटिंग जो दिल्ली में, और इस मीटिंग में मिशन 2024 की तैयारियां क्या कुछ रहेंगी, किस तरह से स्ट्रेटेजाइज किया जाएगा 2024 चुनाव। वहीं जम्मू कश्मीर को लेकर के भी बातचीत की। जम्मू कश्मीर में म्युनिसिपल, पंचायत इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शन पर किस तरह से फोकस किया जाए। और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के बीजेपी लीडरान डॉक्टर जितेंद्र सिंह, रविंद्र रैना, अशोक कौल, जुगल किशोर और लद्दाख के एमपी जमयांग सिंह नामग्याल को भी मदऊ किया गया है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे खुर्रम शहजाद बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। काफी अहम मीटिंग बुलाई गई है खुर्रम, और इस मीटिंग में क्योंकि साफ दिख रहा है कि बीजेपी अब फुल तैयारी के चुनाव के मोड में आ चुकी है, क्योंकि अब करीब आ रहे हैं इलेक्शंस, लोकसभा का इलेक्शन जो है वो करीब आता जा रहा है। ऐसे में बीजेपी जो है कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ना चाह रही और उसी सिलसिले में ये मीटिंग भी काफी अहम है। बिल्कुल, देखिए मीटिंग सुबह से चल रही थी, तकरीबन 11:15 बजे मीटिंग शुरू हुई थी और अब से कुछ ही देर पहले मीटिंग समाप्त हुई है। तमाम जो नेता हैं अब वो मीटिंग से जा रहे हैं, लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो पूरे हिंदुस्तान को अपने चुनावी रणनीति के तहत 3 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया था। और अगर बात करें तो कल गुवाहाटी में मीटिंग हुई थी, जो ईस्टर्न रीजन है उसकी मीटिंग हुई थी, और आज उत्तरी जो है उत्तर का जो रीजन है, नॉर्थ रीजन है, उसकी मीटिंग हुई है। और फिर परसों यानी कि 9 तारीख को हैदराबाद में साउथ रीजन की मीटिंग होगी। और आज 14 राज्य इस मीटिंग में शामिल रहे। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से रविंद्र रैना विशेष तौर पर इसमें शामिल रहे और उन्होंने मीटिंग के दौरान जो है जम्मू कश्मीर की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है या वहाँ पर सिक्योरिटी के जो हालात हैं, जो सूरत हाल है, उसको लेकर के सभी जो लीडरशिप है, मेजर लीडरशिप को उसको ब्रीफ किया, क्योंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इसकी सदारत कर रहे थे, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे इस मीटिंग की। तो बड़ी रणनीति के तौर पर देखा जा रहा है कि जिस तरीके से अपोजिशन एक बड़ा गठबंधन दिखाने की कोशिश कर रहा था, बड़ा मैसेज देने की कोशिश कर रहा था 2024 के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी ने न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं तक मैसेज पहुंचाया है, बल्कि उसको रणनीतिक तौर पर जमीन पर उतारने के लिए भी
इस मीटिंग को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कई तरह के बदलाव अब संगठन में होते हुए आपको दिखाई देंगे। रिशफल की बात भी की जा रही है कि जो कैबिनेट में रिशफल हो सकता है, एक आध हफ्ते में हो सकता है। तो कई तरह के बदलाव होंगे और साथ ही साथ अगर देखें तो जिस तरीके से जो 1 महीने का वहां जनसंपर्क अभियान चला, उसकी भी एक तरीके से उसका भी जायजा लिया गया, उसको भी देखा गया कि किस तरीके से जो तमाम चीजें हुई हैं, किन चीजों को और बेहतर किया जा सकता है और उससे भी आगे बढ़कर के लोकसभा चुनाव 2024 में किस तरीके से कौन से मुद्दे होंगे, कौन सी चीजें होंगी जिनको लेकर भारतीय जनता पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग मुद्दों के साथ समन्वय बनाते हुए जिस तरीके से अपोजिशन पार्टियां बेरोजगारी का मुद्दा उठा रही हैं, इसी तरीके से जातिगत जनगणना का मुद्दा है। कश्मीर में अगर देखें तो वहां पर राज्य का दर्जे की बात है। लद्दाख में अगर देखें तो दूसरी तरफ वहां पर 6 शेड्यूल की बात है। तो अलग अलग राज्य हैं, राजस्थान में चुनाव होने, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। बिल्कुल खुरम, बीजेपी का फोकस हर एक राज्य पर है और क्या मुद्दे हैं उनको लेकर डिस्कस किया जा रहा है। पर अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो लगातार जो है ओपोजिशन पार्टियां बीजेपी सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को निशाना साधे हुए हैं कि जानबूझ के जो है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन नहीं कराए जा रहे हैं क्योंकि बीजेपी को अपने डर का हार का डर सताया जा रहा है। तो ऐसे में जो मीटिंग हुई और उसमें जो है बीजेपी के जम्मू कश्मीर के लीडरान भी मौजूद थे। अब क्योंकि ज्यादातर हमने देखा जब अमित शाह भी दौरे पर थे जम्मू कश्मीर के, तो फोकस ये रहा था, रैली में जो बात भी हुई थी वो ज्यादातर फोकस पॉइंट इस पे था कि म्युनिसिपल इलेक्शंस और लोकसभा की तैयारियां। ऐसे में असेंबली इलेक्शंस को लेकर के जो बार बार ओपोजिशन कहती आई है, तो कि क्या बीजेपी जो है वो नहीं कराना चाहती है अभी भी जम्मू कश्मीर में असेंबली के चुनाव? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हमेशा से रणनीति रही है कि वो कोई भी चुनाव बिल्कुल हल्के में नहीं लड़ती और किसी तरीके से अपने आप को बैकफुट पर रखकर नहीं लड़ती। भले ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख जैसे जो राज्य हैं लोकसभा चुनाव के लिहाज से या फिर हिमाचल लोकसभा चुनाव के साथ बहुत ज़्यादा सीटें वहाँ से ना आती हो, 4 और 6 सीटें और फिर राज्यसभा की सीटें जो वहाँ से आती हो वो बहुत ज़्यादा नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है कि वो जो तमाम चुनाव हैं वो मजबूती के साथ लड़े जाते हैं। तमाम जो केंद्रीय नेतृत्व है उसको उतारा जाता है, जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो लीडर्स हैं उनको वहाँ पर उतारा जाता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है देखने को मिलती हैं और यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से रणनीति बनाने में जो है वो जुट गई है और कहना चाहिए कि न सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं को इकट्ठा किया जा रहा है बल्कि एनडीए के तौर पर भी एक पूरा जो कुंभा है उसको साथ लेकर चलने की जो है कवायद है। बिल्कुल खुरम, जो भी चुनाव बीजेपी लड़ती है उसको लेकर प्रॉपर स्ट्रेटेजाइज किया जाता है तभी जाके। अब अगर हम लद्दाख की बात करें तो वहां कई मांगे हैं, 6 शेड्यूल को लेकर के भी मांग है, उसको लेकर के क्या बीजेपी का आगे का प्लान हो सकता है? इस हवाले से कोई बातचीत हुई हो इस मीटिंग में? खुरम से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया, उनसे फिर राब्ता बनाने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि काफ़ी अहम ये मीटिंग हुई है दिल्ली में बीजेपी की, और जिस तरह से बीजेपी का मीटिंगों का दौर शुरू हो चुका है और रैलियां की जा रही हैं, दौरे किए जा रहे हैं सीनियर लीडरान की तरफ से मुख्तलिफ राज्यों में, उससे साफ पता चलता है कि बीजेपी अब फुल चुनाव के मोड में आ चुकी है, फुल जोन में आ चुकी है, क्योंकि अब इलेक्शन लोकसभा के नज़दीक है। ऐसे में बीजेपी हल्के में नहीं ले रही है और तमाम तैयारियां हर राज्य के लिहाज से की जा रही हैं। आगे बढ़ते हैं। मुक़द्दस गुफा के हिमालयाई ट्रैक के साथ मुसलसल बारिश और अबरालूद मौसमी हालात की वजह से बाबा बर्फानी के अकीदतमंदों की अमरनाथ यात्रा को खराब मौसम की वजह से फिलहाल रोक दिया गया है। अब मौसम ठीक होने के बाद ही अकीदतमंदों को आगे जाने की इजाजत होगी। अगरचे आज सुबह नुनवन बेस कैंप से यात्रियों का 7वां काफिला मुक़द्दस गुफा के लिए रवाना किया गया था, मगर मुक़द्दस गुफा, शेषनाग और यात्रा के दीगर मकामात पर मुसलसल बारिश की वजह से यात्रा को साधु पड़ाव चंदनवाड़ी के करीब रोक दिया गया। इसके बाद यात्रियों को चंदनवाड़ी से पहलगाम के नुनवन बेस कैंप तक वापस ले जाया गया। इसी तरह किसी भी यात्री को मुक़द्दस गुफा से बेस कैंप वापस आने की इजाजत नहीं दी गई है जब तक कि मौसम बेहतर नहीं हो जाता। अभी वहां किस तरह के हालात है, इसको जानने के लिए हम हमारे नुमाइंदे
मुदस्सिर कादरी का रुख करते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुदस्सिर, बता दें, मौसम जो है साथ नहीं दे रहा है, अभी मौसमी हालात ठीक नहीं है, जिस वजह से यात्री जो है दर्शन नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल मुनव्वर, जिस तरह से आपने कहा कि जो आज सुबह 7वां जत्था रवाना होना था नुनवन बेस कैंप की बात अगर हम करेंगे या फिर बालतल की बात हम करेंगे, तो बाज़ाब्ता तौर पर इस काफिले को रवाना किया गया था, लेकिन जो ही जो खराब मौसमी हालात इस काफिले पर हावी हुए तो उनको रोका गया। और इसी तरह से जो चंदनवाड़ी का साधु पड़ाव है वहां से आगे यात्रियों को जाने नहीं दिया गया और जिसके बाद उन्हें बिना दर्शन किए ही वापस बेस कैंप लौटना पड़ा। और ये उम्मीद की जा रही है कि जो ही मौसम ठीक होगा तो इन यात्रियों को आगे जाने की अनुमति दी जाएगी और ये भी भोले बाबा के दर्शन करेंगे। तो कुल मिलाकर अभी अगर देखा जाए तो मौसमी हालात जो है वो खराब ही बने हुए हैं और जो वेदर प्रेडिक्शन है वो इतवार तक यानी कि 9 जुलाई तक इसी तरह का जो है वाइड स्प्रेड रेनफॉल की पेशनगोई की गई है और जो इंटरमीडिएट या औसत या दरमियाना दर्जे की बारिशें है वो भी देखने को मिलेगी 9 तारीख तक। तो ये हो सकता है कि जो अमरनाथ यात्रा इन 2 दिनों में चलेगी तो वो मजीद उससे मुतासर हो जाए। और बर्फानी बाबा के हिमालयी गुफा की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर जिस तरह से देखा जा रहा था कि श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा इन दिनों, तो लगभग ये तवक्का की जा रही थी कि आज दिन में जो है 1 लाख जो यात्रियों का मार्क है वो क्रॉस हो जाएगा और जिन्होंने जो दर्शन कर पाते। तो कुल मिलाकर अभी ये देखा जा रहा है कि यात्री जो वहां पर मौजूद है तो उनकी हिफाजत को किस तरह से यकीनी बनाया जा सके। और आज दिन के हवाले से अगर बात करेंगे तो खाली उन यात्रियों ने मुकद्दस गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन किए जो गुफा के आसपास रात भर कयाम किए हुए थे, यानी कि पंचतरनी एरिया या फिर जो उसे मुरसिल इलाके है वहां पर जो रात भर कयाम किए थे तो उन्होंने सुबह सुबह दर्शन किए। बाकी जो यात्री वहां पर रुके हुए थे तो उनको अपनी अपनी जगहों पर ही हाल्ट किया गया और आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। और ये भी जो जम्मू कश्मीर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की अगर हम बात करेंगे तो उन्होंने एवलांच वार्निंग भी है जो है वो जारी कर दी है और यात्रियों से काफी सतर्क या काफी एहतियात बरतने की जो है हिदायत दी गई है यात्रियों को। और ये भी कहा गया है कि वो नकलो हमल में यात्री एहतियात करे। और जिस तरह से जो हिमालयी ट्रैक है, अगर पहलगाम ट्रैक की बात करेंगे तो 32 किलोमीटर वाला ये ट्रैक है, तो जो ट्रैक है वो स्लिपरी हुआ है, तो इस वजह से भी इंतजामिया ने यात्रियों को अपनी अपनी जगहों पर रहने की हिदायत जो है वो दी है। तो अभी तक जिस तरह से देखा गया है कि यात्री जो है सहूलियात का जो है काफ़ी सराहना कर रहे हैं और सहूलियात से काफ़ी मुतमईन दिख रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो ही मौसम ठीक हो जाएगा वो तब तक इंतज़ार करेंगे और इंतज़ार में रहेंगे मौसम ठीक होने का और उसके बाद ही वो दर्शन के लिए जाएंगे। और जिस तरह से जम्मू से जो जत्था आज सुबह रवाना हुआ था तो उसको भी रास्ते में ही रोक दिया गया है और कुछ यात्रियों को बालतल की जानिब रवाना किया गया है। और इन यात्रियों को जिस तरह से अगर देखा जाए तो बेस कैंप्स में जो कैपेसिटी होती है यात्रियों के रहने की तो उसी हिसाब से उनको जो है आगे भेज दिया जाएगा। और अगर ये कैपेसिटी जो है फुलफिल हो जाती है, यानी कि अगर नुनवन बेस कैंप में जो यात्रियों के ठहरने की कैपेसिटी है वो अगर पूरी हुई हो तो जो यात्री आने वाले हैं तो उनको मुख्तलिफ जो पड़ाव है जैसे काजीगुंड की वालनट फैक्ट्री है या फिर मीर बाजार में है वहीं पर रोक दिया जाएगा और वहां पर वो रात भर कयाम करेंगे। और जिस तरह से मौसम जो है किस तरह से अब मौसमी सूरत हाल पैदा होगी तो उसी तरह से आगे यात्रा के हवाले से फैसला लिया जाएगा। बिल्कुल, जिस तरह से मौसम बेहतर होता जाएगा उसी हिसाब से यात्रा को बहाल किया जाएगा। सेफ्टी मेजर ज़रूरी है, यात्रियों की सेफ्टी के लिए तमाम तरह इक़दाम किए जाते हैं और उन्हें रोका जाता है। अब बहरहाल ये बता दें मुदस्सिर, अगर हम बात करें अभी तो मौसमी हालात की वजह से यात्रा को रोका गया है, यात्रियों को रोका गया है आगे बढ़ने से। अब इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी इंतजामात को लेकर के यात्रियों का क्या कहना है? आगे जो बैच आ रहे हैं इस वक्त जो बैच वहाँ पर रुका हुआ है उनका क्या कहना है? क्या वो मुतमईन है? क्या किसी तरह की कोई भी कमी जो महसूस हो रही हो? यकीनी तौर पर जो आज मौसमी हालात बने हुए हैं और जिस तरह से बारिशों का सिलसिला है वो जारी है। शेषनाग की अगर हम बात करेंगे, साधु पड़ाव, MG टॉप, पंचतरनी या पोशपत्री की बात करेंगे और इसी तरह से बालतल के जो रास्ते हैं दोमेल, संगम वगैरह की बात करेंगे तो यकीनी तौर पर वहाँ यात्रियों को रोका गया है और उनको ना वापस आने की इजाज़त दी जा रही है और ना ही यहाँ से दर्शन के लिए जाने की इजाज़त दी जा रही है। तो जो दिल है वो यकीनी तौर पर थोड़े से मायूस दिख रहे हैं, दिल टूट गए हैं यात्रियों के, लेकिन जोश और उत्साह में कोई कमी नहीं दिख रही है और जोश जो है वो बराबर जारी है। और कुछ यात्रियों का ये भी कहना है कि कश्मीर का ये जो मौसम है, जो बारिशें हैं उसको भी वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आज दर्शन होने थे और आज दर्शन नहीं हुए तो इस वजह से काफ़ी लोग जो है वो मायूस भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर अगर इंतजाम की बात करेंगे तो इंतजाम से काफ़ी मुतमईन यात्री दिख रहे हैं और
खासकर बेस कैंप्स में जो है अभी कयाम किए हुए हैं यात्री, और बेस कैंप्स में जिस तरह के इंतजाम किए गए हैं उससे काफी यात्री जो है मुतमईन नजर आ रहे हैं, चाहे हेल्थ के हवाले से जो इंतजाम हो, क्योंकि जो हॉस्पिटल्स या फिर छोटी छोटी डिस्पेंसरियां कायम की गई हैं और इसके अलावा जो लंगर वहां पर लगाए गए हैं उस हवाले से भी यात्री काफी खुश है। और ओवरऑल जो इंतजाम हैं, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी या फिर जो दीगर सहूलियात की अगर हम बात करेंगे वो यात्रियों को मुहैया रखी गई हैं, तो उस हवाले से यात्री काफी इत्मीनान का इजहार कर रहे हैं। और सिक्योरिटी मेजर्स जो इस बार उठाए गए हैं वो पहले भी हमने कहा कि किस तरह से एक मजबूत सिक्योरिटी ग्रिड कायम किया गया है और यात्री बिला खौफ खतर अपनी यात्रा जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो यात्रियों का ये कहना है कि जो इस बार इंतजाम दिखे हैं, हालांकि माजी में भी देखा गया है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा ऑन टोज रही है, जो हुकूमत थी वो ऑन टोज रही है और ये कोशिश की गई है माजी में भी कि यात्रियों को किसी किस्म की तकलीफ ना उठानी पड़ी, लेकिन इस बार जो है यात्री काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल, तो यात्री काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं तमाम तर इंतजामात को लेकर के। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है इस बार की जो इंतजामात इंतजामिया की जानिब से किए गए हैं उससे यात्री मुतमईन है। जो मौसमी हालात है उनको लेकर के कुछ वक्त के लिए यात्रा रोकी गई है सेफ्टी मेजर्स के लिए। जैसे ही मौसम बेहतर होता है यात्री आगे दर्शन के लिए बढ़ेंगे। मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर जानकारी के लिए। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। जम्मू कश्मीर में बेघर अफराद को जमीन अलॉट करने के मामले में महबूबा मुफ्ती के तबसरे के बाद बयानबाजियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने महबूबा मुफ्ती के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। एलजी ने अपने एक बयान में कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने लगभग 2711 बेघर और मुस्तहिक अफराद को 5 मरला जमीन अलॉट करने का फैसला किया ताकि वो अपना खुद का मकान बना सके, क्योंकि इन जमीनों पर गरीबों का ही हक है। एलजी ने मजीद कहा कि ये स्कीम पहले से मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में नाफिज है। उन्होंने महबूबा मुफ्ती का नाम लिए बगैर कहा कि इंतजामिया के इस फैसले से कुछ लोग नाखुश है। एलजी के मुताबिक उन्होंने खुद के लिए सरकारी जमीनों पर अपने लिए आलिशान मकान बना लिए हैं, लेकिन गरीबों को जमीन फराहम करने के फैसले से उन्हें तकलीफ हो रही है। एलजी ने तनबीही अंदाज में कहा कि ऐसे अफराद को इल्म होना चाहिए कि अब ये कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद का कश्मीर है और अब हालात अक्सर बदल चुके हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मनोज जुड़ चुके हैं इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। गरीबों को ज़मीन अलॉट करने की बात, मकान बनाने की बात, और इस पर सियासत बहुत तेज़ है। महबूबा मुफ्ती का जो रद्द-ए-अमल है और दीगर लीडरान का जो रद्द-ए-अमल है, उनके कई शक व शुबहात है कि किन को ज़मीन दी जाएगी, किन के लिए मकान बनाया जाएगा, और उस पर अब जो है एलजी का रिएक्शन भी आ गया है। मनोज जी हाँ, बिल्कुल मुनासिब। जैसे ये फैसला लिया गया चंद रोज पहले, तो उसके बाद से ही इस पे काफी सियासत शुरू हो गई। महबूबा मुफ्ती ने यहाँ तक कहा था कि जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी उसमें उन्होंने कहा था कि लाखों लोगों को यहाँ बसाया जा रहा है और जो बाहर से लोग आएंगे उनको बसाया जा रहा है और जम्मू कश्मीर को स्लम बनाया जा रहा है, ये महबूबा मुफ्ती ने कहा था। उसके बाद जो बाकी जो पोलिटिकल पार्टीज है उन्होंने भी इस पर सवालात उठाए थे, और चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें, कांग्रेस की बात करें, तो उनका ये कहना था कि इस पर क्लैरिटी होनी चाहिए कि आखिर ये जमीन जो है उन किन लोगों को दी जा रही है। कुछ दिन पहले या एक दिन पहले हम यूं कहें बिल्कुल स्पेसिफिकली, तो सरकार की तरफ से एक बयान भी आ गया था जिसमें ये कहा गया था कि जो ये आंकड़े दिए गए हैं महबूबा मुफ्ती की तरफ से वो बिल्कुल गलत हैं। आज एलजी मनोज सिन्हा जो कि श्रीनगर में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, तो उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि ये जो जमीनें हैं ये उन लोगों को दी जा रही हैं जो PMAY यानी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो जिन्हें ये हक मिलता है, जो बेनिफिशरीज होने चाहिए, उनको 5 मरले जमीन दी जा रही है और इसमें किसी तरह की कोई सियासत नहीं की जानी चाहिए। उनका ये साफ कहना था कि ये वो लोग हैं जिन्हें जमीन अलॉट की जाएगी क्योंकि ये इनके पास जमीनें नहीं हैं। उन्होंने यहां तक ये कहा कि जो लोग जो सियासी पार्टियों का नाम, उन्होंने किसी पार्टी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन साथ में ये भी बता दिया कि उन्हें ये जो लोग बातें करते हैं इसके खिलाफ जब वो इक़्तिदार में थे तो उन्होंने अपने लिए और बाकी जो उनके रिश्तेदार हैं उनके लिए आलीशान बंगले तो बना लिए। यानी उनका ये कहना था कि जो पॉलिटिकल पार्टीज पहले यहाँ रही हैं उनका ये कहते हुए निशाना बनाया कि उन्हें लगता था कि जो सरकारी जमीन है उस पर उनका हक है, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब जो जमीन का हक है वो हक गरीबों को सबसे पहले दिया जाएगा। उन्होंने ये भी जिक्र किया कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना जो है इसके तहत मुल्क की जो अलग अलग रियासतें हैं या फिर यूटीज हैं वहां पर ये पहले से ही ये स्कीम राइज है कि अगर किसी के पास मकान बनाने के लिए जमीन नहीं है तो उसे जमीन अलॉट किया जा सकता है, और वही सब कुछ यहाँ
किया जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ये ख्वाब है कि हर एक शख्स जो है उसके ऊपर छत हो, उसका अपना मकान हो, और उसी के तहत ये दिया जाता है। और उन्होंने एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं जो लफ्ज यूज किया, जो ये कहा कि कुछ लोग जो इस पर जो इसके खिलाफ हैं तो उनको इस बात से दर्द हो रही है। यानी साफ उनका निशाना था महबूबा मुफ्ती और जो बाकी अपोजिशन जो पार्टीज हैं उनका कि ये जो जमीन है, और साथ ही उन्होंने ये स्पष्ट कर लिया, जैसा कि आपने भी बताया, कि उन्होंने कहा कि इसमें लाखों की तादाद नहीं है जिन लोगों को ये जमीन बांटी जा रही है। 2700 ऐसे लोग हैं जिनको ये जमीन दी जाएगी ताकि वो अपने आशियाने बना सके। यानी अभी ये जो मामला है अभी भी गर्म है। पिछले कई दिनों से हमने देखा कि बयानबाजियां हो रही हैं हर तरह से। तो आज एलजी ने एक बार फिर से ये बता दिया कि ये जो जमीनें हैं वास्तव में किस तरह का प्रोग्राम है सरकार का। जितने भी लोग जो गरीब हैं, जिन्हें PMAY के तहत जो बेनिफिशियरी हो सकते हैं, जिनको जमीन दी जा सकती है, जिनके मकान के लिए पैसे दिए जा सकते हैं, ये उन्हीं लोगों को ये जमीन अलॉट की जाएगी। बिल्कुल मनोज, बार बार जो इंतजामिया की तरफ से इस बारे में बात आ रही है, सफाई आ रही है कि जो मुस्तहिक है, जो गरीब है, उनके लिए है ये, और उन की मदद हो इसके लिए ये जो स्कीम है नाफिज की जा रही है। लेकिन बार बार जो अपोजिशन पार्टियां, चाहे हम महबूबा मुफ्ती की बात करें, NC कांग्रेस की बात करें, तो वो अपने शक व शुबहा जाहिर कर रहे हैं कि आखिर किनको दी जाएगी, क्यों दी जाएगी, क्या इससे डेमोग्राफी चेंज होगी, क्या इसके पीछे की मंशा जो है, इंटेंशन वो सही है भी कि नहीं। तो ये तमाम तर सवाल अपोजिशन उठा रही है और उसके जवाब में LG इंतजामिया के पास जवाब यही है कि ये गरीबों के हक में है। मनोज, आपका बेहद शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। नाहन के पावंटा साहिब में गाय का ज़बह करने पर हंगामा मचा हुआ है। यहां के मानपुर देवडा में गाय ज़बह करने का मामला सामने आया, जिसके बाद लोगों में शदीद गुस्सा देखा जा रहा है। इस मामले को लेकर एक मकामी हिंदू तंजीम के कारकुनों और मकामी लोगों ने DSP ऑफिस के बाहर एहतजाज किया, जहां ये वाकया पेश आया। वहां उस इलाके की ज्यादातर आबादी हिंदू धर्म से ताल्लुक रखती है, जो गाय की पूजा करती है। ऐसे में गाय का कटा हुआ सर देखकर लोग बेहद मुश्तइल है। DSP ऑफिस पर मुजाहरा करते हुए मकामी लोगों का कहना था कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस घटना में मुलविस अफराद की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। उधर पुलिस ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए एक शख्स को गिरफ्तार किया, जबकि दीगर कई की तलाश जारी है। वहीं पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। हमारे साथ इस वक्त हमारे साथी सतीश शर्मा जुड़े हुए हैं। सतीश, पूरा मामला क्या है, बताएं। बिल्कुल, आपको मैं ये बता दूं, पांवटा साहिब विधानसभा क्षेत्र के मानपुर देवड़ा का ये पूरा मामला है और यहाँ पर गोवंश की हत्या की गई और कहीं ना कहीं इसके बाद यहाँ पर हिंदू संगठन जो भड़के हुए और आज पांवटा साहिब में धरना प्रदर्शन यहाँ पर किया गया। बड़ी संख्या में हिंदू संगठन यहाँ पर पहुंचे और मांग आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। आपको ये भी बता दें, एक यहाँ पर जो रोष प्रदर्शन किया गया DSP कार्यालय के बाहर और कहीं ना कहीं पुलिस द्वारा भी लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की जा रही है। और पुलिस का ये कहना कि जिन लोगों पर आरोप लगे उनमें से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और बाकियों की तलाश यहाँ पर जो है वो जारी है। साथ साथ हिंदू संगठनों ने 24 घंटे का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया है और कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर सभी आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो पांवटा साहिब में जो बड़े स्तर पर धरने प्रदर्शन यहाँ पर होंगे। और आपको ये भी बता दें कि कल ये निर्णय लिया गया कि पांवटा साहिब में जो बाजार है वो विरोध प्रदर्शन स्वरूप यहाँ पे बंद रहने वाला है। तो कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं हिंदू संगठन यहाँ पर जो वो भड़के हुए। हालांकि पुलिस इस मामले में बिल्कुल सतीश, पुलिस कार्रवाई कर रही है, कुछ तंजीमें हैं हिंदू तंजीमें वो भटकी हुई है। ये बताएं कि इस पूरे मामले को लेकर के क्या कुछ आई विटनेसेस है, किन पर इल्जाम लगाया और किस बुनियाद पर इल्जाम लगाया जा रहा है? और बिल्कुल कुछ लोग हैं, कुछ लोगों को नामजद यहाँ पर किया गया है और उनमें से ही एक शख्स की गिरफ्तारी यहाँ पर जो वो की गई है। तो लोगों का यही इसमें कहना है जो प्रदर्शन करे कि कुछ लोग जो आइडेंटिफाई है उनको जल्द से जल्द जो गिरफ्तार किया जाना चाहिए। और जो मुख्य आरोपी है, लोगों का यह कहना है कि ये लोग जानते हैं कि कौन मुख्य आरोपी है। लोगों का ये कहना कि वो यहाँ से फरार हो चुका है, तो पुलिस जल्द से जल्द जो है ऐसे लोगों को पकड़े। तो देखना होगा पुलिस अब किस तरीके की कार्रवाई यहाँ पर जो अमल में लाती है। बिल्कुल सतीश, आपका बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। आदाब।